Hello everyone, I am Pradeep Yadav from Agrience Academy, देहरादून। सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि हम हर हफ्ते हर वीकेंड पे एक नया लेक्चर अपलोड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे सेकंड वीक का लेक्चर नंबर सेकंड है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि आपका बॉटनी का टॉपिक है। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम कवर करेंगे ये कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस, बिकॉज इन डेफिनेशंस का आगे चल के बार बार यूज होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना पहले हम इसको डिफाइन कर लें ताकि आपका थोड़ा बेस क्लियर हो जाए और आगे जब ये टर्म यूज होंगी तो बार बार उसको ना समझाना पड़े, आपको एक ही बार समझ में आ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। देखो, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, आई थिंक इन सभी टर्म्स के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे सामने जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उन सबका लेवल एक ही मानता हूं, इक्वल लेवल है, और उनको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। राइट, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आगे चल के जब हम स्टडी करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, तो आगे चल के आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा जब हम स्टडी करेंगे पीजीआर के बारे में, इनकी डिस्कवरी के बारे में। तो मैं ही मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स का लेवल एक ही है, सब एक ही लेवल के हैं। तो हम सबसे पहले जाइलम, फ्लोएम और इन बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है, देखो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मतलब क्या होता है और फ्लोएम का मतलब क्या होता है, कैम्बियम का मतलब क्या होता है। पहले बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही टाइप्स हैं किसके, वेस्कुलर टिश्यू के। ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में, दोनों ही है, ये वेस्कुलर टिश्यू के टाइप है। और इनका काम क्या होता है, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करेंगे मिनरल्स का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का और फूड का। मैंने अभी बात की है इन दोनों की कंबाइन प्रोसेस के बारे में। ये दोनों जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का और फूड का। बट अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम दोनों के इंडिविजुअल प्रोसेस के बारे में, इंडिविजुअल फंक्शनिंग के बारे में, तो देखो ध्यान रखना, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल को और वाटर को। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल एंड वाटर। यहां बगल में इमेज दी हुई है, इमेज में एक तरफ है जाइलम और एक तरफ दिया हुआ है फ्लोएम। राइट, तो देखो इसमें देख सकते हैं जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि जो फ्लोएम है वो किसको कैरी करता है, वो कैरी करता है फूड को, फूड के साथ में कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स। राइट, तो ये तो बिल्कुल बेसिक थिंग है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोएम किसको कैरी करता है ये। उसके नीचे देखो एक चीज लिखा हुआ है जाइलम के में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाइलम इज ए वन वे फ्लो, जबकि जो फ्लोएम है वो है टू वे फ्लो। इसका मतलब क्या होता है, फ्लोएम कैरी करता है फूड एंड न्यूट्रिएंट। राइट, देखो इसको ऐसे रेट कर सकते हैं, फ्लोएम 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 और फ्लोएम से बन गया फूड, तो इसको ऐसे याद करने में आसानी होगी, फ्लोएम से बना फूड और बाकी जो बच गया वाटर वो कैरी करता है जाइलम। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जो वाटर है, वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है। अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो करता है रूट। ठीक है, वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट। और रूट जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो उसका काम क्या होता है, प्लांट के अपर पार्ट में जितने भी पोर्शन अवेलेबल है उसमें सभी में वाटर ट्रांसफर करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब रूट से पानी ऊपर ट्रांसफर करेगा प्लांट के सरफेस में, तो वो क्या होगा, वो वाटर सिर्फ ऊपर जा रहा है, वो पानी नीचे नहीं आएगा, वो पानी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो एक सिंगल प्रोसेस फ्लो है हम उसको बोलते हैं वन वे फ्लो। और वन वे फ्लो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जाइलम इज ए यूनिडायरेक्शनल, इट इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जबकि अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो देखो फूड के बारे में बात की है, फूड कौन बनाता है, फूड बनाते हैं लीव्स। ठीक है, अब लीव्स ने अगर फूड बनाया तो वो जो फूड उन्होंने बनाया है वो उस फूड को ट्रांसफर करेगा प्लांट के बाकी के अदर पोर्शन में, फिर चाहे वो उस लीव से ऊपर प्रेजेंट है या फिर वो उस लीव से नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो फूड का सर्कुलेशन है वो दोनों तरफ होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर। तो इसलिए हमने फ्लोएम को बोला ये टू वे फ्लो है, और टू वे फ्लो इज ऑल्सो नोन एज द बाई डायरेक्शनल फ्लो। बाई डायरेक्शनल फ्लो, इतना आपको पता होना चाहिए। देखो जाइलम कैरी करता है मिनरल और वाटर, फ्लोएम कैरी करता है फूड और न्यूट्रिएंट्स। फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है लीफ के अंदर, तो लीफ से जब इसका ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के बाकी पोर्शन में, तो उसका जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल होगा।
रूट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर और वाटर को ट्रांसफर करेगा वो रूट से प्लांट के अपर पोर्शन में, तो सिंगल वे फ्लो है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये तो बात हो गई इनके फंक्शनिंग और इनके मूवमेंट के बारे में। बट अगर हम बात करें कि जाइलम फ्लोएम, अगर इनका मीनिंग क्या होता है, तो देखो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों लिए गए हैं ग्रीक वर्ड से, राइट, इतना आपको याद रखना है, ग्रीक वर्ड से लिए हुए हैं। इन दोनों को डिफाइन किया है एक साइंटिस्ट, एक पर्सन जिसका नाम है नगेली। ये नाम आपको याद रखना बिकॉज एग्जाम में साइंटिस्ट और पर्सन का नाम भी पूछते हैं या फिर उनके बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर गिवन बाय नगेली, ये ग्रीक वर्ड है। जाइलम को लिया गया है ग्रीक वर्ड जाइलोन, और फ्लोएम को लिया गया है ग्रीक वर्ड फ्लोइस, जिसमें जाइलोन का मतलब होता है वुड और फ्लोएम का मतलब होता है बार्क। ठीक है, यहां से एक बात आपको समझ आनी चाहिए इनकी लोकेशन के बारे में कि ये कहां प्रेजेंट होते हैं। देखो वुड है और बार्क है, बार्क का मतलब क्या होता है, जो हिस्सा बाहर की तरफ है, क्लियर पता है सबको, बार्क बाहर होता है, छाल जिसको बोलते हैं वो बाहर होती है। उसके बाद क्या होता है, उस पूरे पोर्शन हम लोग बोलते हैं वुड। तो जाइलम जो है वो प्लांट में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जाइलम प्लांट में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि जो फ्लोएम है वो प्लांट में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। बिकॉज फ्लोएम का मतलब क्या होता है, फ्लोएम का मतलब होता है बार्क। ये हमने बात की इनकी लोकेशन के बारे में कि ये कहां प्लांट में कहां पे लोकेट होंगे, राइट। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लीफ, तो देखो लीफ के लिए जाइलम फ्लोएम के लिए दो टर्म इस्तेमाल होती है, आपने शायद नाम सुने भी होंगे। एक को हम लोग बोलते हैं एडेक्सियल, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एबेक्सियल, राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं जाइलम इज टुवर्ड्स द एडेक्सियल सरफेस की तरफ कौन होता है, एडेक्सियल। जाइलम इज टुवर्ड्स द एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ, और जो फ्लोएम है, फ्लोएम इज टुवर्ड्स द एबेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ। फ्लोएम जो है वो लीफ के एबेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं एबेक्सियल और एडेक्सियल का मीनिंग क्या होता है। एडेक्सियल मींस अपर पार्ट, ऑफ लीफ, और एबेक्सियल का मतलब हो जाएगा, एबेक्सियल का मतलब है लोअर पार्ट ऑफ द लीफ, ये है लोअर पार्ट ऑफ द लीफ। अब कैसे पता चलेगा लीफ का अपर और लोअर पार्ट कौन सा है। अज्यूम कर लेते हैं ये एक प्लांट है और ये लीफ है, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, अपर और लोअर। प्लांट का वो हिस्सा, लीफ का वो हिस्सा जो ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है उसको हम लोग मानेंगे लोअर पार्ट, और लीफ का वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है हम उसको मानेंगे अपर पार्ट। ठीक है, एक तरफ होता है ग्रीन पार्ट, एक तरफ का होता है ग्रीन कलर और दूसरी तरफ का होता है थोड़ा डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो जो लीफ सरफेस नीचे ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है हम उसको बोलते हैं एबेक्सियल। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें प्रेजेंट होगा फ्लोएम। जो लीफ ऊपर की तरफ फेस कर रहा है अपर सरफेस उसको बोलेंगे एडेक्सियल, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है जाइलम। ठीक है, ये हमने बात की इसकी लोकेशन के बारे में। अगर वुड की बात करें तो जाइलम होगा अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, फ्लोएम होगा बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। अकॉर्डिंग टू लीफ के बारे में बात करें तो लीफ के अपर पार्ट में प्रेजेंट होगा जाइलम और लीफ के लोअर पार्ट में प्रेजेंट क्या होगा, फ्लोएम, राइट। इतना होगा क्लियर। एक और इसके अंदर चीज ऐड होती है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम जो होते हैं वो बेसिकली डेड सेल्स के बने हुए होते हैं, जाइलम्स आर डेड इन नेचर। और डेड क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ डेड सेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं वेसल एलिमेंट, और वेसल एलिमेंट्स में ऑर्गन्स या ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए हम इसको डेड सेल अज्यूम करते हैं। जबकि फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम्स आर नीड टू बी अलाइव, इनका अलाइव रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे डू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज थ्रू आउट द प्लांट। बिकॉज ये फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम, तो इसका अलाइव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट फैसिलिटेट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सुक्रोज। ये सुक्रोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए फ्लोएम क्या होगा, फ्लोएम होगा अलाइव। और जाइलम्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ डेड सेल्स एंड दे आर नोन एज वेसल एलिमेंट। और वेसल एलिमेंट्स हैव नो ऑर्गेनेलीज, उनमें कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, राइट। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन जाइलम फ्लोएम के बारे में। अब अगर हम बात करें कैम्बियम के बारे में, देखो कैम्बियम, अब अगर हम बात करें कैम्बियम के बारे में कि कैम्बियम क्या होता है। कैम्बियम सिंपल सा है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, जाइलम है,
फ्लोएम है, इनके बीच में प्रेजेंट होगा कैम्बियम। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इनके बीच में प्रेजेंट होता है कैम्बियम। सो कैम्बियम इज बेसिकली टिश्यू लेयर। कैम्बियम जो है एक टिश्यू लेयर है दैट प्रोवाइड्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कैम्बियम मैं लिख देता हूं इधर साथ में। कैम्बियम जो है एक टिश्यू लेयर है दैट प्रोवाइड्स अनडिफरेंशिएटेड, it provides undifferentiated cells for plant growth, cells for plant growth। और ये जो कैम्बियम है ये प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इट इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। अब देखो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर वाइज, अगर आपको देखना है कि स्ट्रक्चर वाइज कैसे प्रेजेंट होगा तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, उसमें शायद आपको समझ में आ जाए कि जाइलम और फ्लोएम किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। देखो हम यह बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम के उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले ये एक पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पिथ। इसको हम लोग बोलते हैं पिथ। जो बिल्कुल वुड का जो हमारे पास एक कटी हुई जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, जो सर्कुलर शेप में होती है, उसका सेंटर पोर्शन में बात करूं पिथ के बारे में। और इस डायग्राम में मैं दिखाऊंगा सिर्फ जाइलम फ्लोएम, बाकी चीजों पे हम फोकस नहीं करेंगे, जैसे हर्टवुड हो गया, सैपवुड हो गया, वरना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सेंटर में प्रेजेंट होता है पिथ, उसके बाद उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं जाइलम। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं जाइलम। थोड़ा ठीक से बना लेते हैं जरा इसको, ठीक है। ये हो गया एक लेयर, उसके बाद ये हो जाएगी इधर एक दूसरी लेयर, राइट। तो देखो ये वाली जो सेकंड वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, ठीक है। ये जो सेकंड वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। इसको बोलते हैं फ्लोएम। अब अगर हम बात करें कैम्बियम के बारे में तो देखो कैम्बियम कहां प्रेजेंट होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होगा ये इधर, ये जो येलो वाली जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये बिल्कुल इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। ये पूरा, ये इधर से पूरा, ये जो थोड़ा अलग बन गया लेकिन ये इसके साथ पूरा अटैच होता है इस पोर्शन पे, और इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये होता है पूरा कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। तो इसलिए कैम्बियम एक तरह की टिश्यू लेयर है जो प्रोवाइड करती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड इट इज फाउंड इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। और अगर हम बात करें सबसे बाहर वाली लेयर की, तो ये जो सबसे बाहर की जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क, राइट। तो ये है एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये समझने के लिए कि जाइलम फ्लोएम क्या होता है और कैम्बियम क्या होता है। अब हम बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, फोटो पीरियड और थर्मो पीरियड। तो देखो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म क्या होते हैं? फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो यहां से फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या हुआ? फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू मूव टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो प्लांट का जो शूट है, प्लांट का जो शूट है उसके पास एबिलिटी है कि वो लाइट की तरफ मूव करता है। जहां से सनलाइट आ रही है, ये प्लांट है, ये इधर सनलाइट है, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी तरफ हो जाएगी। सो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट शूट ग्रोथ टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। वहीं पे अगर हम बात करें जियोट्रोपिज्म के बारे में, तो जियोट्रोपिज्म, जियो विच मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी। सो मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज द जियोट्रोपिज्म। जैसे सिंपली बात करें ग्रोथ ऑफ रूट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ रूट ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। तो बहुत सिंपल है, आई थिंक ये सबको पता भी होगा फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म क्या होता है। ये होता है ग्रोथ ऑफ रूट, ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं, वो मैं पूछूंगा इस लेक्चर के सबसे लास्ट में। क्वेश्चन मेरा होगा इसी से रिलेटेड, आप पहले एक बार पूरा लेक्चर देख लो, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर फिर आप लोग मुझे करके बताना, ठीक है। तो ये हो गया फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के बारे में। अब बात करते हैं फोटो पीरियड और थर्मो पीरियड, ठीक है। फोटो पीरियड
और थर्मो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है, थर्मो पीरियड क्या होता है। अगेन फोटो मींस लाइट और थर्मो मींस टेम्परेचर। तो फोटो पीरियड का मतलब है द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म या एन प्लांट रिसीव्स लाइट, यानी कि पूरे डे लेंथ में, एक पूरे डे टाइम में, पूरे डे लेंथ में उस प्लांट ने कितनी लाइट रिसीव की है, मॉर्निंग आवर से लेके या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सन या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनलाइट। थर्मो पीरियड के बारे में बात करें तो थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसका मतलब होता है द पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ ए प्लांट टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो प्लांट कितनी देर एक्सपोज रहा है, उसको बोलते हैं थर्मो पीरियड। जब प्लांट पूरे डे टाइम में लाइट को रिसीव करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड, कि पूरे दिन में, पूरे टाइम पीरियड में प्लांट ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है, उसने कितनी लाइट रिसीव की है पूरे डे लेंथ में, दैट इज नोन एज फोटो पीरियड। और थर्मो पीरियड मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्लांट कितनी देर एक्सपोज रहा, दैट इज नोन एज द थर्मो पीरियड, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर, एब्सिशन और साइटोकाइनेसिस। प्रीकर्सर का मतलब होता है समथिंग दैट डेवलप्स फ्रॉम इट और दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। जैसे मैं बात करूं कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी दो सेम उसके जैसे किसी चीज से बनाई गई है या उससे इन्फ्लुएंस की गई है या उससे पहले बनाई गई है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीकर्सर। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन्स के अंदर, तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन, ऑक्सिन का एक प्रीकर्सर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। एब्सिशन का मतलब होता है नेचुरल डिटैचमेंट। एब्सिशन का मतलब होता है नेचुरल डिटैचमेंट, यानी कि नेचुरली किसी चीज का अलग हो जाना। किसका अलग हो जाना, जो प्लांट के पार्ट्स हैं, जैसे कि लीफ हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन दोनों का नेचुरली प्लांट से अलग होना। और ये नेचुरली कब अलग होंगे, अगर फ्रूट पूरी तरह पक चुका है, राइप हो चुका है, तो फ्रूट उस कंडीशन में अपने आप प्लांट से टूट के अपने आप प्लांट से कट के अलग हो जाएगा। तो नेचुरली वो अलग हुआ, उसको बोलते हैं एब्सिशन प्रोसेस। सेम ऐसी लीफ है, अगर लीफ में येलोइंग हो जाती है, कोई डिजीज आ गई या किसी भी रीजन से अगर लीफ अपने आप प्लांट से टूट के अलग हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिशन। सो नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, मे बी लीफ और मे बी फ्रूट, इज नोन एज द एब्सिशन, राइट। उसके बाद लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब होता है सेल और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। So division of cell, so it is the physical process of cell division which divides cytoplasm of a parent cell into two daughter cells. ये जो है सेल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, इसमें जो सेल्स का डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से होगा, पहले इसका साइज थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। So this whole process is known as the साइटोकाइनेसिस। ये जो एक साइटोप्लाज्म है, ये बाद में दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और इट इज ए फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। चलो अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, लेकिन अब जरा एक चीज और जरा ध्यान से सुनना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जानने से पहले हम पहले बात करेंगे इनकी डिस्कवरी के बारे में, कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, ये कहां से आया और सबसे पहले कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर किया गया था। बिकॉज ये भी जानना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अराइज हो सकते हैं यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना, जो सबसे पहला जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो था ऑक्सिन। ऑक्सिन, ऑक्सिन वाज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड। तो ऑक्सिन की जो स्टोरी है, ऑक्सिन का जो कॉन्सेप्ट है, वो आया शुरू में एक रिसर्च के थ्रू। एक पर्सन था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। आई थिंक आपने नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन, ये दो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो एक ग्रास है जिसको हम लोग बोलते हैं कैनरी ग्रास, ठीक है, इनका काम शुरू हुआ था कैनरी ग्रास के ऊपर। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो कैनरी ग्रास की जो कोलियोप्टाइल्स हैं, कैनरी ग्रास
कि जो कोलियोप्टाइल्स हैं वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ लाइट एज ए यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। ठीक है, यानी कि यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन मतलब एक तरफा जो मूवमेंट होती है, लाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है, जिसको हम लोग अभी पढ़ा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इन्होंने कैनरी ग्रास की जो कोलियोप्टाइल है उसके अंदर उन्होंने फोटोट्रोपिज्म को ऑब्जर्व किया। चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो कैनरी ग्रास की जो कोलियोप्टाइल है वो मूव कर रही है, रेस्पॉन्ड कर रही है टुवर्ड्स द लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की सीरीज फॉलो करने के बाद इन्होंने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्लांट की जो टिप पोर्शन है, जो कोलियोप्टाइल का जो टिप पोर्शन है, उसके अंदर एक ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है। कोलियोप्टाइल का जो टिप है उसके अंदर एक ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है जो इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ को टुवर्ड्स द लाइट। और बाद में रिसर्च से पता चला कि वो जो ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस है उसका बाद में नाम दिया गया ऑक्सिन, लेकिन यहां पे जरा ध्यान देना, ये जो ऑक्सिन है ये नाम दिया था FW वेंट, इस पर्सन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने सिर्फ ये पता लगाया कि कोई सब्सटेंस है, लेकिन इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, बस इन्होंने ये बताया कि कोई सब्सटेंस है, ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस है जो लाइट की तरफ प्लांट की ग्रोथ को लेकर जाता है। बाद में जब और रिसर्च हुआ आगे चल के तो ऑक्सिन का नाम दिया गया सबसे पहले FW वेंट ने। तो ये जो नाम है यहां से आया। ठीक है, अब हम जरा एक बार देख लेते हैं कि कोलियोप्टाइल का मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं समझता हूँ सारे स्टूडेंट्स का लेवल सेम है। तो देखो कोलियोप्टाइल का मतलब क्या होता है। ये हम एक सीड मान लेते हैं, ये एक सीड है। ठीक है, यहां से ये ग्रोथ हुई, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल। इसका जो टिप है, ये टिप, इसको हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो जो ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस इन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जो ऑक्सिन है, जो जैसे कि नाम बताया FW वेंट ने, ये ऑक्सिन है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस कोलियोप्टाइल के ऊपर। और जैसे जैसे लाइट की मूवमेंट होगी, ये इधर सनलाइट है, जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे इसकी जो मूवमेंट है वो सन की तरफ मूवमेंट हो जाएगी। और इसमें एक बेंडिंग, ये देख रहे हो आप, इधर बेंडिंग हो रही है, तो इसके अंदर एक बेंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, बेंडिंग। ये क्यों होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये तो होगा प्लूम्यूल के बारे में। ये हो गया नीचे रेडिकल। ठीक है, ये है रेडिकल। और ये इसका जो टिप है हम इसको बोलते हैं कोलियोराइजा, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, तो आप समझ आया कि कोलियोप्टाइल का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि कोलियोप्टाइल के ऊपर एक ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस है जो प्लांट की ग्रोथ को उसकी तरफ मूव करने का काम करता है। जब इन्होंने इतना कंक्लूड किया तो इनके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो एक्सपेरिमेंट दिया था बेसन और जेनसन। ठीक है, हालांकि उनका एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे बिकॉज वहां से आई थिंक कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। हम पहले डिस्कस करेंगे FW वेंट के बारे में। ठीक है, अब FW वेंट ने 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और इनके एक्सपेरिमेंट में खास बात ये थी कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, या इन्होंने डार्क में, अंधेरे के समय में या एक डार्क कमरे में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। सबसे पहले देखो इन्होंने पता लगाने के लिए क्या काम किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एवेनस टाइवा, यानी कि ओट जो प्लांट है, इन्होंने ओट के प्लांट में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट को एक फाइनल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए इन्होंने कुछ ओट के प्लांट्स के कोलियोप्टाइल का सिलेक्शन किया। ओट के कोलियोप्टाइल को कट करने के बाद इन्होंने उसको प्लेस किया किसके ऊपर, अगर अगर के थिन ब्लॉक्स के ऊपर। ये जो डायग्राम है, ये फोटो है, ये है अगर अगर के बारे में, और ये इसके थिन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये है अगर अगर, और ये इसके नीचे आपको दिख रहा है, ये है कोलियोप्टाइल प्लांट का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओट के कोलियोप्टाइल्स को कट करके और उनको कुछ दिनों के लिए इन अगर अगर के जो ब्लॉक्स है उनको उससे ट्रीट किया, और कुछ समय के लिए इसको एज इट इज छोड़ दिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये जो अगर अगर है ये पूरा इसके साथ मैच हो गया और इसके ऊपर ये कोलियोप्टाइल्स प्लेस हो गए। कोलियोप्टाइल्स के प्लेस होने के बाद इन्होंने इस अगर अगर को बहुत ही छोटे स्मॉल पीसेस में कट करना स्टार्ट किया। राइट, उसके बाद मान लो ये एक कोलियोप्टाइल है, ये दूसरा कोलियोप्टाइल है, और ये तीसरा कोलियोप्टाइल है। इन्होंने जहां से टिप पोर्शन को, ये इन्होंने टिप पोर्शन यहां से कट किया था, ये इसका टिप पोर्शन कट किया इन्होंने, और इन्होंने कट करने के बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया विद दिस अगर अगर थिन ब्लॉक सब्सटेंस।
जब ये पूरी तरह ट्रीट हो गए तो इन्होंने इस अगर अगर को ऐसे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में स्मॉल पीसेस में कट किया और इसको वापस प्लेस किया कहाँ पे, इसके टिप पोर्शन पे। तो ये इन्होंने इसको वापस ऊपर प्लेस कर दिया और ये पूरा एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हो रहा है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक डार्क प्लेस के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, राइट। इतना प्रोसेस करने के बाद इन्होंने फाइनली ऑब्जर्व किया कि जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, उसका सिंथेसाइज, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, टिप के ऊपर। बिकॉज अगर क्या है, अगर एक तरह का है कल्चर मीडिया, ये एक तरह के कल्चर मीडिया की तरह काम करता है। अगर एक्ट एज ए कल्चर मीडिया, ठीक है, कल्चर मीडिया। तो इसने क्या काम किया, इस एपेक्स के ऊपर जितना भी जो ट्रांसमिटेबल मटेरियल था वो धीरे धीरे इस अगर सॉल्यूशन से लीच आउट होके कहां चला गया, लीच आउट होके चला गया इसके लोअर पोर्शन के अंदर। और लोअर पोर्शन में जाने के बाद क्या हुआ, अगेन इसमें करेक्टर देखा गया, करेक्टर कौन सा, बेंडिंग का। बिकॉज जैसा कि इन्होंने बताया था चार्ल्स डार्विन ने कि प्लांट जो है जब मूव करता है सन के साइड में, लाइट के साइड में, तो टिप पोर्शन तो मूव हो जाती है लेकिन उसके अंदर क्या होती है, बेंडिंग होती है। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, जब ये इधर मूव करता है तो इसके अंदर बेंडिंग हो जाती है इधर, ठीक है, ये बेंडिंग हो जाती है। तो सेम यही कैरेक्टरिस्टिक देखा गया इस वाले प्लांट के ऊपर। बिकॉज अगर सॉल्यूशन से क्या हुआ, एक ग्रोथ सब्सटेंस यहां से लीज आउट होकर कहां पहुंच गया, इसके कोल्यूप्टाइल में। तो ये तो एज इट इज रहा, लेकिन इस पोर्शन के अंदर बेंडिंग स्टार्ट हो गई। और बेंडिंग स्टार्ट होने के बाद फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया कि यार कुछ तो सब्सटेंस है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इसमें बेंडिंग लेके आ रहे हैं, राइट। इतना ऑब्जर्व करने के बाद में सबसे पहले इन्होंने नाम दिया इनको एक मैसेंजर सब्सटेंस, एक मैसेंजर सब्सटेंस इसलिए बिकॉज इसके अंदर से इन्होंने प्लांट को मैसेज दिया कि आपको ग्रो करना और आपको बेंड होना है, ठीक है, मैसेंजर सब्सटेंस। और फिर फाइनली इसका नाम दिया गया ऑक्सिन। और ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ग्रो, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सिन इज ऑल्सो डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है टू ग्रो। तो इसलिए फिर यहां से जो है ऑक्सिन का नाम पहली बार प्रपोज किया गया। इतना प्रोसेस करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो स्टेटमेंट दी। सबसे पहली स्टेटमेंट थी कि अगर ऑक्सिन का हायर कंसेंट्रेशन इस्तेमाल होगा, अगर ऑक्सिन का हायर कंसेंट्रेशन इस्तेमाल किया जाएगा, या अगर ऑक्सिन को हायर कंसेंट्रेशन में यूज किया जाएगा ऑन शेडिड साइड, शेडिड मतलब पीछे की तरफ। जैसे मान लो शेडिड का मतलब होता है ये सनलाइट है, ये सन है, ठीक है, और ये है प्लांट जो इसकी तरफ ऐसे बेंड कर गया, राइट, ये है प्लांट जो इसकी तरफ बेंड कर गया। तो ये तो है आगे वाला पोर्शन जहां पर लाइट गिर रही है, शेडिड पोर्शन मतलब ये पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं शेडिड पोर्शन। तो इन्होंने ये फाइनली एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे हायर कंसेंट्रेशन में ऑन द शेडिड साइड, इस साइड में, तो ये क्या करेगा, इट प्रोमोट्स सेल इलोंगेशन, इट प्रोमोट्स सेल इलोंगेशन। और सबको पता है कि अगर जब सेल इलोंगेट होंगे तो उससे क्या होगा, सेल इलोंगेट होने से स्टेम का साइज इंक्रीज होगा और प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है। इफ ऑक्सीजन इज used at higher concentration on the shaded part of the plant then it promotes the cell elongation, cell elongation से उसकी स्टेम की लेंथ इंक्रीज होगी और वहां से ऑक्सीजन का काम स्टार्ट होता है। दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि नो ग्रोथ कैन ऑकर विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, नो ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। ये दो स्टेटमेंट इन्होंने फाइनल कंक्लूड किया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अब जरा एक दो पॉइंट और यहां पे देख लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो देखो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी इसके बारे में कि सेल इलोंगेशन होगा और शेडिड पोर्शन के ऊपर होगा, ये हमारा एक प्लांट है और जैसा हमने बताया कि प्लांट के टिप पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो इसकी स्टेम की ग्रोथ तो होगी, स्टेम का साइज तो स्टेम की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन जो लेटरल ब्रांचेस है उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी जितनी एक एक्चुअल में होना चाहिए। तो प्लांट एक बुशी फॉर्म में ग्रो ना करके प्लांट बिल्कुल सीधा ग्रो करता है, ठीक है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो मैंने उसके अंदर बताया था टॉपिंग के बारे में, टॉपिंग, ठीक है। जिसने नहीं देखा तो जरा जाके देखना टॉपिंग के बारे में। टॉपिंग का मतलब क्या होता है, प्लांट के टॉप पोर्शन को कट करना, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब जरा ध्यान से देखना कि जब प्लांट का जो टॉप पोर्शन है अगर हमने उसको कट कर दिया तो कट करने की वजह से क्या होगा, उसके लेटरल ब्रांचेस ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये है कि ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन की हमने बिल्कुल मात्रा ही खत्म कर दी, हमने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया,
तो अब उसमें जो है साइड के जो लेटरल ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी। तो ऑक्सिन की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है शेडेड पोर्शन पे या टिप पोर्शन में, तो उससे लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ नहीं होगी। इसको टॉप से कट कर देंगे। प्लांट को बुशी बनाना है तो हम इस पोर्शन को ग्रो करवाते हैं इसको कट करने के बाद, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए ऑक्सिन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन और प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर क्या होते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन और प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर क्या होते हैं। थोड़ा स्पेस इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन और पीजीआर क्या होते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, देखो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक substance या organic compounds which are also called intercellular messenger molecule, ठीक है। ये एक तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर ऑल्सो नोन एज इंटरसेलुलर मैसेंजर मॉलिक्यूल। इंटरसेलुलर मैसेंजर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले ऐसे मैसेंजर मॉलिक्यूल जो प्लांट्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं टू कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। यानी कि जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले ऐसे मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं प्लांट को कि आपको कब ग्रो करना है और आपको कब ग्रोथ सप्रेस करनी है, आपकी डेवलपमेंट कब करनी है, किस तरह का आपको काम करना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है हम इसको प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, और दे आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मतलब प्लांट, तो प्लांट के जो हार्मोन्स होंगे उसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। दो टाइप के होते हैं प्लांट हार्मोन, दो टाइप के हैं, एक तो है नेटिव और दूसरा है सिंथेटिक। नेटिव यानी कि नेचुरल, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली जो नेटिव हार्मोन्स है हम उसको डिनोट करते हैं प्लांट हार्मोन से, जो नेटिव है उसको डिनोट करते हैं प्लांट हार्मोन से। सिंथेटिक को डिनोट करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब यहाँ पर रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे हार्मोन जिसको हम बाहर से अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, जिसको हम बाहर से अप्लाई करते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, दे आर नोन एज पीजीआर। और जो नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स are those which are already present naturally in the body of plant, and plant growth regulators are those जिसको हम बाहर से externally apply करते हैं उसको बोलते हैं PGR. So native are also known as endogenous because ये plant के अंदर है, and synthetic are known as the exogenous. exo मतलब exit, बाहर की तरफ, क्योंकि ये हम लोग बाहर से अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं exogenous, ठीक है। PGR को हम और दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दूसरा होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो इनकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, इनकी ग्रोथ को रोकते हैं। प्रोमोटर में तीन नाम आ जाएंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर में आ जाएगा ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, और दूसरा इसके अंदर हो जाएगा इथाइलिन, ठीक है। दीज आर द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इथाइलिन कैन बी ग्रुप्ड इनटू बोथ, इसको हम दोनों कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली ABA इज ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इथाइलिन इज ए बोथ, इट मे बी इनहिबिटर और इट मे बी प्रमोटर। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन के टाइप्स। टोटल इसके 5 टाइप हैं, तो देखो नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये रहा 3 तो है ये प्रोमोटर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और 2 हैं इनहिबिटर ABA और इथाइलिन, ठीक। अब इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं ऑक्सिन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है ऑक्सिन। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम ही समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है शेड कंडीशन में वो प्लांट्स के डार्कर साइड में मूव करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है These move to the darker side of the plant, यानी कि जहां पे सनलाइट होगी, ठीक है, जहां पे सनलाइट होगी ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। पहली इमेज में देखो सनलाइट क्या है, सबसे ऊपर है, तो इसका एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है नीचे की तरफ। दूसरी इमेज में क्या है, थोड़ा दूर जा रहा है, और तीसरी में बिल्कुल दूर जा रहा है।
तो मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है वो सनलाइट से दूर की तरफ भागता है, ये दूर भाग रहा है पीछे, जितना पीछे जाएगा उतना उसके अंदर क्या होगा, उतना उसके अंदर होगा सेल इलोंगेशन। तो इस सेल को इलोंगेट करेगा, जिसकी वजह से इस एरिया की जो है लेंथ बढ़ जाती है, और ये क्या करता है, इस स्टेम को इलोंगेट करने का काम करता है। ठीक है, ये तो हमने बात की शूट के बारे में। अब एक चीज आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए कि जो चीज या जो सेल्स और इसके ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन यहां से ट्रांसफर करें नीचे की तरफ, जितना सनलाइट से जितना दूर जाएंगे वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे प्लांट के नीचे, लोअर सरफेस में, रूट सरफेस के अंदर। तो रूट सरफेस में जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है रूट टिप्स, ऑक्सीजन आर फाउंड इन दीज पार्ट्स ऑफ सच एज ग्रोइंग शूट। ग्रोइंग शूट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रूट टिप्स में भी पाए जाते हैं। राइट। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं या जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, किसी भी रेगुलेटर का कोई सिंगल यूज नहीं है, सबका क्या होता है, सबका है मल्टीपल यूज, मल्टीपल यूजेस हैं। अब एग्जाम में हम कैसे याद करेंगे ये कि कौन सा हार्मोन किस पर्पस के लिए पूछा गया है, वहां पे आपको एग्जाम में कोई कंडीशन मिलती है कि फॉर दिस कंडीशन हम कौन सा हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन में जैसे मान लो उन्होंने पूछा ऑक्सीजन के बारे में, अब ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन शूट को भी ग्रो करता है, ऑक्सीजन रूट को भी ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो सेल को भी डिवाइड करता है, वो एब्सिशन में भी प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का वर्किंग होता है, लेकिन एग्जाम में वो आपको एक कैटेगरी दे देंगे, एक कंडीशन दे देंगे, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, सो देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज ए बेस्ट नोन प्लांट हार्मोन एंड हैव मेनी इफेक्ट्स ऑन द प्लांट। इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप दैट प्रोड्यूसेस सेल इलोंगेशन, की अगर ये स्टेम की टिप में होगा तो ये सेल इलोंगेट करेगा। प्लांट के डार्कर साइड में भागता है, ये सनलाइट से पीछे की तरफ मूव करेगा, causing the cells to grow larger than corresponding cells on the lighter side of the plant. It is synthesized in growing tips or meristematic regions of the plant where it is transported to other plant part. The highest concentration of oxygen are found in these part, growing shoot के ऊपर और root tip के ऊपर। अगर हम बात करें concentration के बारे में, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन की दोनों concentration इस्तेमाल की जाती है, लोअर concentration भी और हायर concentration भी। कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज होती है उसके अंदर। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की मूवमेंट के बारे में, यहाँ पे क्लियरली बोला कि ऑक्सीजन मूव्स टू द डार्कर साइड ऑफ द प्लांट, चलो ये तो ठीक हो गया। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की मूवमेंट के बारे में, तो ऑक्सीजन में दो तरह की मूवमेंट होती है। ठीक है, पहली मूवमेंट को हम बोलेंगे बेसिपेटल, पहली मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे बेसिपेटल, और जो दूसरी मूवमेंट है हम उसको बोलेंगे एक्रोपेटल, एक्रोपेटल। ठीक है, बेसिपेटल का मतलब क्या होता है, जो एपेक्स से बेस की तरफ जाती है, एपेक्स, जो एपेक्स या टॉप से कहा जाती है, बेस की तरफ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिपेटल। और एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसको ऑपोजिट, जो बेस से कहा जाएगी, टॉप की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपेटल। ये किस कंडीशन में होगा, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर स्टेम के अंदर ज्यादा है, तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, उसकी मूवमेंट होगी बेसिपेटल। इस चीज का ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन स्टेम में ज्यादा है तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, बेसिपेटल। और अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन रूट में ज्यादा है तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, उसकी मूवमेंट हो जाएगी एक्रोपेटल। ठीक है, ये दो पॉइंट जरूरी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने, बेसिपेटल एक्रोपेटल क्या होता है। और ऑक्सीजन की मूवमेंट दो तरीके की होती है, बेसिपेटल और एक्रोपेटल। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सीजन जो है इलोंगेशन में हेल्प करता है, तो देखो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन स्टेम के ऊपर बहुत ज्यादा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रूट में क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर स्टेम में ऑक्सीजन ज्यादा है तो रूट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। कम होने का मतलब ये नहीं कि रूट को ग्रो नहीं करेगा, वो रूट की ग्रोथ में हेल्प तो करेगा, लेकिन वो रूट को ग्रोथ नहीं करेगा, वो रूट में फाइबर्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, रूट का साइज जितना है, साइज उतना ही रहेगा, लेकिन वो रूट में फाइबर्स को, उसके जो बाकी के जो हेयर्स हैं उसको ग्रो करने का काम करता है। अगर स्टेम में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रूट के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, फिर क्या करेगा, ये रूट की ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, और एक फैक्ट है इसके बारे में, फैक्ट जरा लिख लो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 ppm होगा। कब होगा, अगर हम उसको यूज करेंगे स्टेम पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा ऑक्सीजन अगर यूज होगा स्टेम के ऊपर तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जबकि अगर हमें किसी प्लांट की रूट को ग्रो करना है या फिर हमें उसकी रूट का डेवलपमेंट देखना है
तो रूट के लिए कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो जाएगी, उसका हो जाएगा 0.0001 ppm। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या होता है, रूट इजिली ग्रो कर जाती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ऑक्सिन इज ए रूट ग्रोथ प्रमोटर। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ऑक्सिन को हम रूट ग्रोथ प्रमोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या हो रही है, हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने मार्क कर दिया है। ऑक्सिन इज ए रूट ग्रोथ प्रमोटर बिकॉज शूट को प्रमोट करने के लिए बाकी के और भी हमारे पास हार्मोन्स है, जैसे कि जिबरलिन है। ठीक है, जिबरलिन भी शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल, ये भी शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन रूट की ग्रोथ को इन दोनों में से कोई प्रमोट नहीं करता। तो इसलिए ऑक्सिन इज एक्ट एज ए रूट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, बाकी मल्टीपल यूज भी हैं, जैसा बताया कि इसके मल्टीपल यूज भी होते हैं, लेकिन ऑक्सिन मेनली एक्ट एज ए रूट ग्रोथ प्रमोटर क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम इस्तेमाल हो रही है और ये रूट को इजिली प्रमोट कर रहा है। और प्लांट में बैलेंस बनाए रखने के लिए इन दोनों का रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, रूट और स्टेम के लिए। ठीक है, चलो उसमें इसके बाद इसमें एक चीज और रहती है, अगर हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो ऑक्सिन जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल ऑक्सिन और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑक्सिन। ठीक है, नेचुरल के अंदर आ जाएगा IAA इंडोल एसिटिक एसिड और IBA और एक हो जाएगा IPA प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, ये तीन है इसके अंदर जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। सिंथेटिक की बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा 2,4-D, ये सिंथेटिक है। 2,4-D, डी मतलब डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे डाइक्लोरो। IAA जैसा मैंने बताया, भी देखो हम बात करें प्रीकर्सर के बारे में, IAA। ठीक है, IAA ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेचुरल ऑक्सिजन है प्लांट के लिए, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, IAA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ठीक है, तो इसलिए ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। ट्रिप्टोफैन से बना IAA, और IAA क्या है, IAA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पार्ट ऑफ ऑक्सिन। तो इसलिए हम सीधा बोल सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन, राइट। अच्छा, अगर बात करें 2,4-D के बारे में, ठीक है, देखो 2,4-D क्या होता है। 2,4-D का अगर आपको शायद पता नहीं होगा, 2,4-D का इस्तेमाल किया गया था वियतनाम वॉर के लिए। 2,4-D को इस्तेमाल किया गया था वियतनाम वॉर में। वियतनाम वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया था। क्यों किया गया था वियतनाम वॉर के लिए? बिकॉज 2,4-D इज ऑल्सो नोन एज एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज, और अगर इसकी मात्रा कॉन्सेंट्रेशन में इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये प्लांट के सारे लीफ को ड्रॉप कर देता है। अगर इसकी मात्रा हमने बहुत ज्यादा अप्लाई की है किसी प्लांट के ऊपर, फॉरेस्ट एरिया में या ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा इसकी अगर हमने मात्रा इस्तेमाल की है, तो ये उन सारे प्लांट के लीव्स को गिरा देता है। तो वियतनाम वॉर में जंगलों को साफ करने के लिए और ह्यूमंस को इजीली विजिबल करने के लिए 2,4-D का स्प्रे किया गया था। अब हम बात करेंगे ऑक्सिन के फंक्शन। फंक्शन क्या क्या है ऑक्सिन के? देखो मल्टीपल फंक्शंस हैं। मेन फंक्शन है इसका रूट ग्रोथ। रूट ग्रोथ के अलावा इसके फंक्शन है सेल इलोंगेशन, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, एपिकल डोमिनेंस, सेल डिवीजन। ठीक है, अब इनको जरा मैं बता देता हूं, होपफुली आपको वैसे समझ में आ जाएगा इन सब के बारे में। सेल इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? सेल इलोंगेशन का मतलब है सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, साइज इंक्रीज करेगा। और अगर साइज इंक्रीज होगा, तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर सेल का साइज इंक्रीज होगा तो ये स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा सेल इलोंगेशन और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स बड। ठीक है, एपिकल, एपिकल मतलब एपेक्स बड या फिर टर्मिनल बड बोल सकते हैं, एपेक्स बड। द इन्फ्लुएंस, इसको ऐसे समझना, द इन्फ्लुएंस ऑफ एपिकल बड इज सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। अगर एपिकल बड या अगर एपिकल बड ज्यादा डोमिनेट करेगी तो उसके डोमिनेट होने की वजह से जो लेटरल बड्स हैं उसकी जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाएगी। उसके बाद सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा क्योंकि सेल इलोंगेशन है तो सेल डिवीजन भी होगा। रूट ग्रोथ और रूट इनिशिएशन, अगर हम इसकी बात करें तो ऑक्सिन ऑलवेज इनहिबिट रूट ग्रोथ एट हायर एंड लोअर कंसेंट्रेशन एज दे प्रमोट द रूट ग्रोथ। ठीक है, लोअर कंसेंट्रेशन में ध्यान रखना, ऊपर मैंने बताया था लोअर कंसेंट्रेशन पे ये जो है रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्रिवेंशन ऑफ एब्सीजन, एब्सीजन को प्रिवेंट करेगा। एब्सीजन मैंने आपको बताया
नेचुरल डिटैचमेंट, ठीक है। एक जोन, एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है एब्सीजन जोन, एब्सीजन जोन। So a layer of abscission zone या a layer which is called abscission zone, it does not occur when the concentration of oxygen is high। अगर हम किसी प्लांट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देंगे, बिकॉज एब्सिशन कहाँ पे होगा, देखो एब्सिशन का मतलब होता है लीफ का और फ्रूट का गिरना, और लीफ और फ्रूट जनरली कहाँ होते हैं, ये स्टेम के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी प्लांट के स्टेम में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर हम किसी प्लांट की स्टेम में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये उसके ऊपर जो लीफ है और उसके ऊपर जो फ्रूट है, ये उन लीफ और फ्रूट को गिरने से बचाता है, बिकॉज स्टेम के ऊपर हमने अप्लाई किया है। So a layer is called abscission zone. It does not occur when the concentration of oxygen is high. It always occur when oxygen gradient become less or neutral. Abscission कब होगा? Abscission होगा जब इस अपर पोर्शन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी या न्यूट्रल हो जाएगी, तब ये अपने आप यहाँ से कट के डिटैच होके जमीन में गिर जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एब्सिशन। और पार्थिनोकार्पी, लास्ट में ध्यान रखना, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? पार्थिनोकार्पी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। अब एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, देखो पार्थिनोकार्पी इसका मेन रोल नहीं है, बट कुछ एक फ्रूट्स में ये पार्थिनोकार्पी काम करता है। कौन कौन से फ्रूट्स में काम करता है? एक तो हो गया ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज में सीडलेस फ्रूट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑरेंज के बाद हो गया बनाना, बनाना, बनाना के बाद ये हो गया एप्पल, ठीक है, एप्पल के बाद हो गया टोमेटो, ये फ्रूट्स के नाम नोट कर लेना, टोमेटो। उसके बाद हो गया पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, और फिर उसके बाद आ जाएगा कुकुम्बर, ठीक है, कुकुम्बर। ये तो हो गया इसके बारे में। अब अगर हम बात करें, देखो कौन सा ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, तो खास करके बनाना के लिए, बनाना के लिए इस्तेमाल होता है 2,4-D, 2,4-D जो मैंने अभी ऊपर बताया, 2,4-D जो एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, 2,4-D, ठीक है। अमाउंट कितनी होगी 2,4-D की? अमाउंट हो जाएगी @20 ppm। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, जैसे अभी हमारे लेक्चर हो रहा है तो हमारे बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन का कोई बीच में कोई जरिया नहीं है, ठीक है। आप लोग किस तरह से लेक्चर को ले पा रहे हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो आप लोग ऐसा करना, अगर आपको कोई भी डाउट है और आपको कोई भी क्वेरीज है, तो नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कभी भी किसी भी समय पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल या मैसेज करने के बाद आप अपनी क्वेरीज या अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा ना, तो इस लेक्चर के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसा मैंने बताया शुरू में, इस लेक्चर के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने लेक्चर देखा है नहीं देखा? उसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो आपके पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में जाके आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि हायर स्टूडेंट्स ने लेक्चर देखा और वो थोड़े इंटरेस्टेड है, इसका फायदा आपको ही होगा, बिकॉज जो अगला लेक्चर आएगा हम उस लेक्चर में और थोड़ा अच्छा कंटेंट पुटअप करेंगे, ताकि आपको एक ऑथेंटिक सोर्स मिल सके एग्जाम की स्टडी करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जितना आपके हमारे बीच में इंटरेक्शन होगा, जितना आप और हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, जितना मुझे आपके बारे में पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा, बिकॉज कॉन्वर्सेशन पॉइंट होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये नंबर दिया हुआ है, लेक्चर के बाद आप या तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप ऐप के थ्रू अपना आंसर रिप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन आवर्स में आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे बीच में क्या हो जाएगा, एक कॉन्वर्सेशन का जरिया हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, राइट। चलो, तो ऑक्सीजन क्लियर। ऑक्सीजन के बाद हम बात करते हैं